जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र के बारे में। जैसा आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है व्हाइट पेपर जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया है। जैसा वो वादा किए थे कि हम श्वेत पत्र लाएंगे, अपने पूरे 10 साल का जो लेखा जोखा है कामकाज भारत सरकार का, उसका लेखा जोखा रखेंगे। और उसी के साथ साथ जो पहले के 10 साल हैं यानी कि कांग्रेस के शासनकाल का, यूपीए का शासनकाल, उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या हमने बेहतर किया है, वो सारी चीजें हमने इस व्हाइट पेपर के जरिए लोगों के बीच रखेंगे। और वादे के अनुसार उन्होंने रखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि आखिर क्या उसकी मुख्य बातें हैं, क्या वो कहना चाहते थे, उस व्हाइट पेपर में एक्चुअली है क्या, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। तो ये सारी बातें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानेंगे मित्रों। तो मित्रों, ये जो व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र जो है अंतरिम बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमन ने जो है पेश किया है, उसमें जो यूपीए का शासनकाल था पिछले 10 साल 2004 से लेके 14 तक, और 2014 से लेके अभी तक 23 तक जो आपका मोदी सरकार जो है रहा, उसके बीच में कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की जो है कंपैरिजन किया गया है, उसकी जो है तुलनात्मक स्थिति बताने वाले जो है सारे मुद्दे लाए गए हैं। इस श्वेत पत्र से मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि मनमोहन सरकार की तुलना में कहीं अधिक काम उसने किया, देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर तरीके से संभाला। बतौर उदाहरण, मनमोहन सरकार के समय मुद्रास्फीति की दर 8% रही, तो मोदी सरकार में ये 5% रही, जो कि सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ मामला रहता है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, खान पान जो डेली कंजप्शन की चीजें है उसके जो है प्राइस कम होते हैं। तो उस पे जो है ये मोटे तौर पे एक बड़ी चीज है कि मोदी सरकार के दौरान पिछले 10 सालों में उस पे लगाम लगाई। दूसरी बात है कि मनमोहन सरकार के समय विदेशी पूंजी निवेश जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो 305 अरब डॉलर का था। वहीं कंपेरेटिवली पिछले 9 साल में मोदी सरकार के समय लगभग 600 अरब डॉलर का हुआ, जो दुगना रहा पहले 10 साल के मुकाबले। ये व्हाइट पेपर में इन्होंने मेंशन किया है, इसकी पूरी डिटेल इन्होंने डाली है। उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था का जो है मजबूती का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जीडीपी का 3.2% यानी टोटल जो कैपिटल है, जीडीपी है, कांग्रेस सरकार के समय उसका 3.2% जो है पूंजीगत व्यय हुआ। पूंजीगत व्यय बोले तो काम की चीज जैसे सड़क बनाना, बिजली बनाना, रेलवे में खर्च करना, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वैसी चीजें जो है ये मोदी सरकार में 3.2% रहा, जबकि मनमोहन सरकार के समय 1.7% ही था, जो कि काफी कम था। उस समय ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा था, आपका जो है दूसरी चीजों में, करप्शन में खत्म हो रहा था, आपका जो है लोगों को सैलरी देने में, लोगों को जो है बेनिफिट देने में, सब्सिडी देने में, ऐसी चीजों में उस समय पैसा ज्यादा खर्च हो रहा था। उस समय के मुकाबले दुगना से भी ज्यादा पैसा पिछले 10 सालों में सड़क में, हाईवे में, रेल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुल पुलिया जैसी चीजों में खर्च हुआ है। तो श्वेत पत्र में जो यूपीए सरकार के समय के जो घोटाले हुए थे, काफी चर्चित घोटाला था, आप लोगों ने भी सुना होगा। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श बिल्डिंग घोटाला, जो है देवास घोटाला, जो एक्सट्रीम देवास घोटाला था। उसके साथ साथ कई जो है डिफेंस डील में भी घोटाला हुआ था, बैंकों में कई सारे घोटाले हुए थे। हालांकि वो आए बाद में, मोदी सरकार के दौरान वो सामने आए थे, जबकि लोन जो है सारा वो उसी दौरान दिया गया था, 2004 से लेकर 2013 के बीच में। तो ये सारी चीजें जो है इस निर्मला सीतारमन जी ने अपने ये व्हाइट कार्ड में यानी श्वेत पत्र में जो है उन्होंने जारी किया है। इसका जो मूल मकसद था इस श्वेत पत्र लाने का,
वो मोदी जी कई बार चुनावी सभा में भी कह चुके थे कि जो है हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, जो है अपनी जब सरकार हमारी जो है टेन्योर के लास्ट में हमने क्या किया है, क्या हमने वादा किया था लोगों से और क्या हमने किया है, तो उस पे हम डिटेल में लोगों के बीच में रखेंगे। और अगर देखा जाए तो ये उनका अधिकार भी है। श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार ने एक तरह से अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देश की जनता के सामने रखा। मोदी सरकार की ओर से 10 साल में किए गए कार्यों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो चीजों को मॉनिटर करती है, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो या फिर जो है आपका वित्तीय संस्थान जितने हो, जो सारा नजर रखती है, चीजों को बारीक से परखती है, उसने भी मुहर लगाई है कि हाँ ये चीजें हुई है, अच्छी चीजें हुई है। वे यह मान रहे हैं कि भारत इस समय तेजी से प्रगति कर रहा राष्ट्र है। इस समय आपको हाईवे, रेल नेटवर्क, हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के रूप में भी सारी चीजें आपको पता चल रही होगी। जगह जगह इस तरह के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मनमोहन सरकार के समय और खासकर उनके दूसरे कार्यकाल में जो ओवरऑल आर्थिक परिदृश्य था वो काफी निराशाजनक था। जो नीतिगत पंगुता की उस समय चर्चा होती थी और वित्तीय अस्थिरता के बादल मंडराते थे। हर जगह करप्शन के केसेस आ रहे थे, डिसीजन सही से नहीं हो रहे थे, नेगेटिव बातें उस समय काफी ज्यादा जो है हो रही थी। उसकी वजह से जो है बैंकों की हालत खस्ता हो गई थी और विदेशी निवेशक भी जो है भारत में नहीं आ रहे थे ज्यादा, और जो थे उनका भी मन उचट रहा था। इस कारण वित्त मंत्री ने यह भी कहा, निर्मला सीतारमण ने, कि उनकी सरकार को ध्वस्त अर्थव्यवस्था मिली थी जिसे पटरी पर लाने में नाको चने चबाने पड़े हैं। तो ये उसकी बात हुई। बाकी श्वेत पत्र पेश किए जाने की चर्चा होते ही कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए, और जो कि स्वाभाविक है क्योंकि जो यूपीए सरकार की कमान थी उस समय वो कांग्रेस के हाथ में थी। कांग्रेस से चाह कर भी उस समय सरकार की जो असफलता थी, फेल्यूर था, उससे पल्ला झाड़ नहीं सकती। वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि उस दौरान घपले घोटाले के दौर में मनमोहन सिंह जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, किस तरह कहा था कि गठबंधन सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती है। इस पर हैरानी नहीं कि कांग्रेस मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में एक स्याह पत्र यानी ब्लैक पेपर लेके आ गई। इस ब्लैक पेपर के जरिए उसने सरकार को हर मोर्चे पर विफल साबित करने की कोशिश की। हालांकि ऐसा कोशिश पहला भी उन्होंने करते रहे हैं वो लोग काफी पहले से। इस तरह ब्लैक पेपर की माने तो इस सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल है वो अन्याय का काल रहा। इसके बाद भी हालांकि कांग्रेस वाले ये नहीं कह पाए कि यूपीए शासन में जो है अच्छे काम हुए थे और अर्थव्यवस्था सही तरह से जो है चल रही थी। उनकी भी हिम्मत नहीं हुई है कहने की कि उस दौरान अच्छा हो रहा था, अर्थव्यवस्था अच्छी थी, काम अच्छे हो रही थी, नहीं कह पाए। हालांकि बस वो सिर्फ आरोप जो है लगाने के लिए ब्लैक पेपर लाए। वो ऐसा इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि तब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता था कि यदि सब कुछ ठीक था तो फिर 2014 में कांग्रेस को इतनी बुरी पराजय का सामना क्यों करना पड़ा था। कांग्रेस को 2019 में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस न तो अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार है और न ही यह समझने को कि फालतू आरोपों के जरिए वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती। 2019 के चुनाव में भी सरकार पर घपले घोटाले के बहुत आरोप लगाए थे। राफेल डील के बारे में भी काफी हुई थी। बैंकों के बारे में जो है नीरव चौकसी और दूसरे जो घोटाले हुए थे उसके आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि वे सारे आरोप निराधार निकले। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसलिए जनता का भी कोई असर उस पर नहीं पड़ा। आज के समय भी कांग्रेस उसी तरह की बातें कर रही है, उसी तरह के आरोपों का जो है सहारा ले रही है जिस तरह 2019 के चुनाव के समय वो बोल रही थी। हालांकि एक और नई चीज वो अब कर रही है, वह लोगों को जात पात
के नाम पे राजनीति कर रही है, साथ ही देश को उत्तर दक्षिण में विभाजित करने की भी कोशिश कर रही है। उत्तर दक्षिण विभाजन को हवा देने और जो है क्षेत्रवाद की राजनीति को धार देने के लिए अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा, कर्नाटक सरकार ने दिल्ली में आकर प्रदर्शन किया और ये आरोप उछाला कि उसे जो है सही अनुदान नहीं दिया जा रहा है, यानी जो सेंट्रल से फंडिंग होती है राज्यों को वो नहीं दिया जा रहा है। उसने हमारा टैक्स और हमारा पैसा का भी जुमला उछाला। हालांकि वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जो केंद्रीय अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश है उसी के तहत राज्यों को पैसा सेंटर से मिलता है और ये पहले से चला आ रहा व्यवस्था है। लेकिन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस के नेता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है और इसी कोशिश पर प्रधानमंत्री तक को यह कहना पड़ा कि कांग्रेस देश को बांटने की खतरनाक खेल खेल रही है। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चाह तो रही है कि भाजपा को कड़ी टक्कर दें, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा होगा? क्योंकि चीजें तो विपरीत दिखती है। वो चाहे जितना दम भर ले, सच तो यह है कि न तो वो अपना दम कम दिखा पा रही है और न ही इंडी अलायंस का दम कम दिखा पा रही है। नीतीश कुमार इस गठबंधन के नेता थे, वो भी अलग हो चुके। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के देने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय लोक दल भी जो है वो एनडीए में जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू, सुखबीर बादल फिर से पैरवी कर रहे हैं एनडीए में आने की। ओडिशा में जो है बीजद यानी कि जो है वहां पटनायक जी भी भाजपा से तालमेल करने की जो है फिराक में है। बंगाल में जो है ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। इस बीच राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है, तो इसका तो कोई असर नहीं दिख रहा है। जो इंडी अलायंस बना था महाराष्ट्र में, आपका जो है उद्धव पवार भी कह चुके हैं कि हमारा जो है कोई विशेष दिक्कत नहीं है व्यक्तिगत तौर पे एनडीए और भाजपा से, मोदी जी से। एनसीपी का भी जो है सिंबल जब्त हो गया, वो अजित पवार के पास आ गया। शिवसेना का भी सिंबल जब्त हो गया, वो शिंदे के पास आ गया और वो एनडीए के पार्ट है। तो कुल मिलाकर जो हकीकत है वो आज भी ये बयां कर रही है कि जो ये आने वाला लोकसभा का चुनाव है इसमें कुल मिलाकर यूपीए का फिर से जो है स्थिति बहुत ही गड़बड़ रहने वाली है। चीजों को सुधार करे, सिर्फ फालतू का बयानबाजी, ये क्षेत्रवाद की राजनीति, जात पात की राजनीति, इन चीजों से वो परहेज करे और लोगों के बीच का जो मुद्दा है, सही मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे हैं, कमाई का मुद्दा है, आपका डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, ये सारी चीजें पे बात करे तब जाके कुछ बने।